तो हेडलाइन आपने देखी और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी अपडेट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो ड्राफ्ट की पहली पिक है उसका ऑर्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके सामने स्क्रीन पर है, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और उसके बाद फिर कोयटा और उसके बाद आपके पास जो छठी टीम है यानी कि कराची किंग्स जो कि इस वक्त चैंपियंस भी हैं। और ये आपके पास कंप्लीट पिक ऑर्डर है और इसका इंतखाब कैसे हुआ ये भी आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो पहली पिक की पहली ड्राफ्ट की जो पहली पिक है उसका जो फैसला किस्मत के जरिए हुआ, यानी 6 एनवेलप मौजूद थे, तमाम फ्रेंचाइज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके बाद फिर कंप्यूटराइज तरीके से बाकी जो पिक्स हैं उनके ऑर्डर्स डिसाइड हुए। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल भाई साथ इस वक्त मेरे साथ कराची से स्काइप के जरिए मौजूद है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार। इकबाल भाई पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे, फैंस का बड़ा इंटरेस्ट होता है, लेकिन पहले बात करते हैं जरा पाकिस्तान सुपर लीग से पहले पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड की। पाकिस्तान 2-1 से सीरीज हारा। तो इकबाल भाई क्या तीसरे मैच की जीत पर खुश हो जाएं? क्या रिजवान की एक अच्छी इनिंग्स पर हम उन्हें टी20 का ओपनर समझ लें, फाइनल कर लें? आपका क्या एनालिसिस है इस सीरीज की हार का जिम्मेदार कौन है और आखिरी मैच के बाद क्या रिलैक्स होना बनता है? बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन रेज किया कि क्या एक जीत के बाद सारी चीजें दुरुस्त होगी। बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में कि जहां शादाब खान 5वें नंबर पर आते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये एक बैलेंस टीम है। बाबर आजम अनफिट हो गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर उसके बाद आप देखें सारी बैटिंग आपकी मोहम्मद हफीज के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। मोहम्मद रिजवान, अगर आप किसी भी खिलाड़ी को अब्दुल गफ्फार मौके मुसलसल देते रहेंगे, मोहम्मद रिजवान को आपने कितने चांसेस दिए, तो अब मोहम्मद रिजवान ने 89 नॉट आउट किए, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। बड़ी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन क्या इस इनिंग्स के बाद वो अपनी कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने में कामयाब होंगे? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो मिसबाह उल हक बेहतर तौर पर दे सकते हैं। लेकिन आपसे अगर आप मुझसे जो पूछ रहे थे कि शिकस्त की वजूहात, मैं समझता हूँ नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तानी टीम की और कप्तान शादाब खान का मुकम्मल तौर से फिट ना होना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बना। आप देखें जो इब्तिदाई दोनों मैचेस थे वो पाकिस्तान में जो है वो दोनों मैचेस पाकिस्तान हार गया क्योंकि बॉलिंग आपकी ऐसी थी। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से जो हमने आखिरी मैच जो है वो जीता है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाक़िस हिकमत अमली जो थी वो पाकिस्तानी टीम की शिकस्त का सबब बनी। 3 बड़े दिमाग जो थे, 3 बड़े क्रिकेटर वहां मौजूद थे, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस और यूनुस खान। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें अब्दुल गफ्फार ऐसी थी जिन पर बात हो सकती है। अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है, क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। इमाद वसीम से नई गेंद कराने के बजाय आपने हारिस रऊफ से नई गेंद करा ली। जो मैचेस हम हारे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इमाद वसीम नया गेंद ज्यादा बेहतर करते हैं। बहुत सारे अवामिल हैं जो पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बने। इकबाल भाई शादाब खान की इंजरी के हवाले से बात करते हैं। पूरी जिम्बाब्वे सीरीज में मैं भी पूछता रहा मीडिया मैनेजर से और कोई हमें जवाब ये मिलता था कि अब पता चलेगा, दूसरे दिन पता चलेगा। पूरी सीरीज गुजर गई, फिर वो न्यूजीलैंड आते हैं, एक दिन पहले हमारा कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है। लगता यही है जैसे कि शायद वो फुली फिट नहीं थे, लेकिन बाबर मौजूद नहीं थे तो उन्हें कप्तान बनाना पड़ गया। अब वो फिर इंजर्ड हो गए हैं, वो कि शायद टेस्ट टीम में उनकी जगह नहीं बनती। आपकी क्या राय होगी? शादाब खान अभी तो यंग है, फिर वो लेग स्पिनर है, कोई फास्ट बॉलर नहीं है, इतनी इंजरीज, और क्या इनकी टीम में जो शमूलियत है वो जस्टिफाई है कि वो इतनी ज्यादा इंजरी कैरीज कर रहे हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, इस वक्त तो मेरे ख्याल में उनकी जस्टिफाई नहीं बनती थी। उन्होंने अपनी इंजरी को छुपाया क्योंकि वो कुछ क्रिकेट नहीं खेले थे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शादाब खान का आता था अगले मैच में फिट हो जाएंगे, अगले मैच में फिट हो जाएंगे, लेकिन वो पूरी सीरीज से आउट रहे और बगैर कुछ खेले यहाँ पहुंच गए। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि उन्होंने 3 T20 मैचेस में 10 ओवर्स किए जिसमें उन्होंने 82 रन दिए, 8.2 रन पर ओवर की औसत से, और कोई विकेट नहीं ले सके। वो बॉलर है, उन्होंने पहले मैच में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, टोटल उन्होंने 46 रन स्कोर किए। तो वो तो उनकी जो मेन जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो बॉलर की हैसियत से, बॉलिंग में बिल्कुल नाकाम रहे। मैं कई दफा कहता रहा हूँ कि उनकी कमर जो थी वो सही नहीं थी। आज उनकी खबर आई कि उनकी हैमस्ट्रिंग के, उनकी टांग में प्रॉब्लम है। तो आखिर आप उस्मान कादिर को किस मरज की दवा के तौर पर ले गए थे? उस्मान कादिर मैन ऑफ द मैच हुए थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे जब आखिरी में मैन ऑफ द सीरीज, तो आखिर उनको मौका देना चाहिए था ना। और क्या 2 स्पिनर
बगैर नहीं खेल सकते, दुनिया में कहाँ ऐसा नहीं खेल सकते। लेकिन क्योंकि शादाब खान कप्तान से मिसबाह उल हक के बड़े करीब है, उनके बड़े काबिल एतमाद है, और इसलिए शादाब खान को मिसबाह उल हक कैरी करते रहे, खिलाते रहे, और अब वो अनफिट हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो दूसरे टेस्ट में जो 3 जनवरी से शुरू होगा उसके लिए वो फिट हो जाएंगे, लेकिन ये सरासर ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के इख्तिताम पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों खुसूसन मोहम्मद हफीज की बात करें, इसके साथ साथ फहीम अशरफ, इन सबको जो है वो तरक्की मिली है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके जो इकबाल भाई से बात करते हैं। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के इख्तिताम पर आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बैट्समैन रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान सर फहरिस्त हैं। बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर बराजमान हैं। T20 सीरीज के हीरो न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ड 9वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज की रैंकिंग में 14 दर्जा तरक्की हुई और उन्होंने 33वीं पोजीशन हासिल कर ली। मोहम्मद रिजवान का 158वां नंबर है। बॉलर्स रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान ने टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। T20 सीरीज में उम्दा बॉलिंग पर फहीम अशरफ 22 दर्जा तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह ने 11 दर्जा तरक्की के बाद 16वीं पोजीशन हासिल की। हारिस रऊफ की रैंकिंग में 42 दर्जा तरक्की हुई, इनका 67वां नंबर है। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई प्लेयर शामिल नहीं। तो T20 रैंकिंग पाकिस्तान न्यूजीलैंड की अपडेट हुई है सीरीज के बाद, तो आपने वो देखी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरक्की हुई है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर टेस्ट टीम के हवाले से बात करेंगे। चलते हैं इस ब्रेक के बाद। सीरीज हार गया। अगले साल वर्ल्ड T20 के लिए जो भारत में होना है, 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक तो पावर हिटर, मैच फिनिश करने का जो एलिमेंट है, वो कल भी उसकी कमी दिखाई दे रही थी। हम फंस गए थे आखिर में भी, लेकिन रिजवान जब आउट हुए, लेकिन फिर चलें इफ्तिखार ने आके मैच फिनिश किया। दूसरा, शादाब खान और इमाद वसीम क्या ऐसे स्पिनर्स हैं जो भारत में वो कारकर्दगी रिपीट करें जो 2016 में सुनील नारायण या इसके साथ साथ सैमुअल बद्री ने की थी और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन बना था? क्या इस पाई के स्पिनर्स हैं ये दोनों? देखिए, आपने बात तो सही की। पहले मैं इसी की बात करता हूँ कि शादाब खान और इमाद वसीम की, कि अगर आप देखें तो शादाब खान फुल्ली फिट नहीं है, और भारतीय विकेटों पर क्या इमाद वसीम चूंकि नया गेंद करते हैं, तेज गेंद करते हैं, वो इतने कामयाब होंगे? हमारे पास जिसे कहना चाहिए कि शादाब खान की सूरत में एक जेन्युइन लेग स्पिनर तो मौजूद है, लेकिन वो फुल्ली फिट नहीं है। आपने देखा कितनी शॉर्ट गेंदें उन्होंने की, वो फ्लाइट नहीं दे रहे थे, गुगली नहीं कर पा रहे थे। मेरे ख्याल में उस्मान कादिर को हमें ट्राई करना चाहिए उससे पहले, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 है लाहौर में, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। और पहला सवाल आपने क्या किया था अब्दुल गफ्फार? इसके साथ साथ पावर हिटिंग सर, यहाँ रिजवान ने तो चलिए अच्छी बैटिंग की, लेकिन हफीज ने आके इकबाल भी थोड़ा सा कवर किया था 29 पे 41 रन बनाकर। मैच फिनिश करने वाले प्लेयर अब भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, हम आसिफ अली को लेकर आए थे कि बड़ा जबरदस्त पावर हिटर है, लेकिन आसिफ अली कहाँ चले गए? हमने कई खिलाड़ियों को आजमाया। हुसैन तलब तो खेले, लेकिन हुसैन तलब पहले भी खेल चुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक पावर हिटर की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी इस टीम में। मैंने आपको बताया था अब्दुल गफ्फार जी, जब 5वें नंबर पर शादाब खान बैटिंग के लिए आ रहे हैं, आप उस टीम की बैटिंग डेप्थ का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पूरी बैटिंग, अगर बाबर आजम इंशाल्लाह फिट हो जाते हैं तो बाबर आजम और हफीज के गिर्द रिवॉल्व करेगी। आप रिजवान से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हर मैच में रन स्कोर करेंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए, लेकिन लगता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पावर हिटर की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही। कौन है पावर हिटर ये देखना पड़ेगा। आमिर यामीन एक ऑलराउंडर है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिले। और कौन है? अगर फखर जमान वापस आ जाते हैं तो फखर जमान टॉप ऑर्डर पर जो है वो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। ये यकीनन $1 मिलियन क्वेश्चन है, और ये सवाल हमें मिसबाह उल हक से पूछना चाहिए कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे से चीफ सेलेक्टर है, क्या उन्होंने कोई खिलाड़ी तैयार किया? लोग तो अब भी यही कहते हैं कि वो फैसलाबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के खिलाड़ियों को अहमियत देते रहे, बाकी खिलाड़ियों की उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं थी। भाई टॉप ऑर्डर की अगर बात करें, हैदर अली यकीन तौर पर प्रॉमिसिंग टैलेंट है, लेकिन उनकी शॉर्ट सिलेक्शन और फिर अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन थी, हैदर ने तो चले फिर इंग्लैंड में परफॉर्म करके आए हैं, यहाँ उनके 2 लो स्कोर हो गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जिस अंदाज से हमने टॉप ऑर्डर में खिला दिया, क्लियरली हमने उनको एक्सपोज कर दिया वक्त से पहले। तजर्बे की कमी थी, और फिर हफीज नीचे मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। आप नहीं समझते कि डिसीजन मेकिंग यही तो होती है? अगर हफीज ने 4 पे खेलना है और हमेशा 4 पे खेल रहे हैं, और यहाँ जब तजर्बा नहीं था, क्या आप नहीं समझते डिसीजन मेकिंग ये होती है कि हम उन्हें ऊपर खिला के हैदर या शफीक को नीचे करते हैं? उनके कैरियर का स्टार्ट है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है न्यूजीलैंड की विकेटों का, लेकिन उनको एक्सपोज कर दिया। उनके कैरियर, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक के कैरियर तो मुझे अब खतरे में दिखाई देता है।
देखिए हम लोग एकदम से जो हमारी बेजान पिचेस पर जो खिलाड़ी रन स्कोर करते हैं वाह शुरू कर देते हैं, अरे क्या जबरदस्त हमें बैट्समैन मिल गया। अब्दुल्ला शफीक ने माना रन स्कोर किए, लेकिन पाकिस्तान की बेजान विकेटों पर किए, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं था। पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फिर उसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया गया। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को बहुत जल्दी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दिया गया, और वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसका फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था और ऐसी विकेटों पर कि जहां पर बाउंस बहुत ज्यादा था, जो अब्दुल्ला शफीक उससे एडजस्ट नहीं कर पाए और दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए। तो मेरे ख्याल में उनको जल्दी खिला दिया गया। हैदर अली को भी सीखने की जरूरत है, हैदर अली में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान अंडर 19 से वो भी आए हैं, लेकिन अभी उनको सीखने की जरूरत है। दोनों बैट्समैन अगर आप गौर से देखें क्रॉस शॉट खेलते हुए आउट हुए, तो आखिर टीम के साथ है। और सबसे बढ़कर हेड कोच मिसबाह उल हक जो लेकर गए थे, जो क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक उनकी दरियाफ्त है, वो नौजवानों को जो है एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नौजवान के साथ ज्यादती की अब्दुल्ला शफीक की। हमें एक्सपीरियंस बैट्समैनों को लाना होगा। अगर फखर जमान फिट हो जाते हैं, वो वापस आएंगे। शोएब मलिक की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी। अगर भारत में वर्ल्ड T20 होता है, वहां की विकेटों पर तजुर्बा है शोएब मलिक का। हमारी बैटिंग बड़ी वल्नरेबल है, ये सोचना पड़ेगा हमारी सिलेक्शन कमेटी को। सर अब एक ऐसा सवाल करना चाह रहा हूँ जिसमें पूछते हुए ऑब्वियसली मुझे ये तो लगता है कि हमारे बड़े प्लेयर्स हैं और उनका बड़ा एहतराम, लेकिन मिसबाह उल हक बतौर कोच T20 के अंदर और यूनुस खान हमारे ग्रेट बैट्समैन है। यूनुस खान अगर शो देख रहा हूँ बिल्कुल उनके मैं किसी चीज पे क्वेश्चन तो उठा ही नहीं सकता उनकी ग्रेटनेस पे, लेकिन T20 फॉर्मेट में आप नहीं समझते कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। यूनुस खान का खुद टेस्ट के अंदर बड़ा फेनोमिनल रिकॉर्ड है, वो टेस्ट के हमारे कभी भी कोच बन सकते हैं, हेड कोच भी, बट T20 क्रिकेट के अंदर डू यू थिंक शायकीन क्रिकेट भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी मैनेजमेंट खुद T20 स्पेशलिस्ट कभी रही है, क्या वो इन चीजों को कन्वे कर सकती है या हमें और ऑप्शन देखने होंगे? देखिए अगर मैनेजमेंट नहीं भी रही है, लेकिन इतना तो क्रिकेट खेल चुके हैं ना यूनुस खान, मिसबाह उल हक, क्रिकेट के इसरार और रमूज से बखूबी वाकिफ है, इतना तो बता सकते हैं ना। अगर खुद नहीं खेले तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, मिकी आर्थर को देख लें, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले लेकिन वो कोचिंग तो करते हैं ना टेस्ट क्रिकेटर्स की। तो यूनुस खान और मिसबाह उल हक बड़े नामी गिरामी प्लेयर है, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे मिसबाह उल हक पे बहुत मायूस किया। एक आदमी जो अब से 2 साल कबल तक पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा था और उसे एकदम से उठाकर आपने 3 कैप पहना दिए, हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, बैटिंग कंसल्टेंट, ये सरासर ज्यादती है। अभी मिसबाह उल हक को एज अ कोच बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी, और जब वो आए तो उन्होंने अपनी पसंद नापसंद को प्रेफरेंस देते हुए नौजवान खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी शुरू कर दी, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा इब्तिदाई 2 T20 मैचेस में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और शायकीन क्रिकेट ने स्पेशली सवाल किया था, आई थिंक बाल भाई ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं सर पाकिस्तान की बॉलिंग की। फहीम अशरफ जो है वो नंबर 13 तक पहुंचे हैं, उनकी बैटिंग जो है वो अब तक शायद देखना बाकी है, लेकिन बॉलिंग स्पेशली तीसरे मैच में उन्होंने स्ट्राइक बॉलर के तौर पर विकेटें हासिल की, केन विलियमसन को आउट किया, स्ट्राइफर को आउट किया। बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? फास्ट बॉलिंग हमारी एक जमाने में बड़ी न्यूजीलैंड के अंदर जाके तबाही मचाती रही है। वसीम वकार ने तो स्पेशली वकार यूनिस के तो स्पेल तारीख में रकम हो गए, लेकिन अब वो कहाँ गए यॉर्कर्स, वो कहाँ हमारे फास्ट बॉलर्स गए जिनको देख के न्यूजीलैंड कांपा करता था, या न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में जाके भी हम उन्हें ऑल आउट कर दिया करते थे। हमारी बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो फहीम अशरफ की बात करें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं थे फहीम अशरफ, T20 सीरीज में उनको वापस लाया गया। अगर आप किसी खिलाड़ी को मुसलसल खिलाते रहेंगे, अपना एतमाद, अपना ट्रस्ट उस पर करते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो परफॉर्म करेगा ना। रिजवान की एग्जांपल ले ले, फहीम अशरफ की एग्जांपल ले ले, क्या और खिलाड़ी नहीं है? मैं फिर वही कहता हूँ कि पसंद नापसंद पर अगर आप टीम मुंतखब करते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फहीम अशरफ को मौके दी, 134 रन है, वो कौन से ऑलराउंडर है, किस ऑलराउंडर की वो कैटेगरी में जुमरे में आते हैं? उनके टोटल 134 रन है T20 इंटरनेशनल मैचेस में, तो कैसे आप उनको ऑलराउंडर कह सकते हैं? माना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की, लेकिन क्या वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम में एज एन ऑलराउंडर अपनी जगह बना सकेंगे? क्या वो अब्दुल रज्जाक जैसे ऑलराउंडर बन सकेंगे? ये भी सवाल है। जहां तक आपने बॉलिंग की बात की, तो वकार यूनुस जो है वो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच है। वो यॉर्कर तो क्रशिंग यॉर्कर्स किया करते थे, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान की
बॉलिंग लाइनअप जो थी वो ऐसी वेवर्ड नजर आई कि क्या उनको बताया नहीं गया था किस तरह की बॉलिंग करनी है। आपने देखा अब्दुल गफ्फार कि कितनी यॉर्कर्स की है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, जो आपने यॉर्कर्स की जानिब इशारा किया, जबकि दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर जो है वो उनका बॉलिंग कोच है। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी जिसे कहना चाहिए कि एक किस्म की कमी महसूस हो रही है कि अपने ओहदे से क्या वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यूनुस खान को हम इसलिए थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि वो पहली मर्तबा आए, अब देखते हैं कि वो आइंदा क्या करते हैं, लेकिन वकार और मिसबाह ये दो तो इनको तो कुछ करना चाहिए था ना। लेकिन अगर आप वही टीम मुंतखब करेंगे, फहीम अशरफ आ जाएंगे टीम में, हसनैन को मिसबाह ने नहीं खिलाया। आप देखिए आखिरी T20 में जब मोहम्मद हसनैन खेले कितनी उम्दा उन्होंने बॉलिंग की, 145 146 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। हारिस रऊफ से आप नई गेंद करा रहे हैं जबकि आपको पता है कि वो पुरानी गेंद करता है। इमाद वसीम से आप नई गेंद कराने के बजाय पुरानी गेंद करा रहे हैं। तो बहुत सारे फ्लॉज थे अब्दुल गफ्फार। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों को सर जोड़कर बैठना होगा। ये ना हो कि जी पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया, बड़ी खुशी की बात है, एक T20 जीते, आगे वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। अगर हम बात करें दीगर बैट्समैनों की, जैसे कि आपके पास दीगर ऑप्शंस हैं बॉलिंग के अंदर भी, हसनैन की इकबाल साहब ने बात की, उनको परफॉर्मेंस करने के बावजूद चांस नहीं मिला, तो क्या कंसिस्टेंसी चंद खिलाड़ियों को आगे है? कामरान अकमल क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाते बेहतरीन T20 रिकॉर्ड के बजाय? इस बारे में भी इकबाल भाई से पूछेंगे, चलते हैं इस ब्रेक के बाद।